1888, London. सन 1888 में लंदन का माहौल डर और दहशत से भर गया था। व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट की अंधेरी गलियों में एक अज्ञात व्यक्ति ने 5 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने लाख कोशिशें की, लेकिन हत्यारा कभी पकड़ में नहीं आया। 31st August, 1888. Mary Ann Nichols, Jack the Ripper की first victim. मैरी एन निकोल्स को लगभग सुबह 3:30 बजे के आसपास चार्ल्स एलन क्रॉस ने बक्स रो में अस्तबल के एंट्रेंस गेट के सामने जमीन पर पड़ा हुआ देखा था। मैरी एन को गला काटकर मारा गया था। September 8th, 1888. Annie Chapman, Jack the Ripper की सेकंड विक्टिम। सुबह लगभग 6 बजे के आसपास जॉन डेविस ने अपने घर के पीछे स्पिटल फील्ड्स में लाश देखी। एनी चैपमैन जमीन पर पीठ के बल पड़ी हुई थी। उसका गला 2 गहरे वार से लगभग सिर तक काट दिया गया था। पेट को चीर कर सारी आंतें बाहर निकाल दी गई थी और उन्हें उसके कंधे पर रख दिया गया था। हत्यारे ने उसके शरीर के अंग निकाल लिए थे। September 30th, 1888. जैक द रिपर की थर्ड विक्टिम एलिजाबेथ स्ट्राइड थी। उसका मर्डर 30 सितंबर 1888 को हुआ था। यह दिन बाद में डबल इवेंट के नाम से मशहूर हुआ, क्योंकि उसी रात जैक द रिपर ने 2 अलग-अलग औरतों का कत्ल किया था, एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोज। एलिजाबेथ स्ट्राइड की बॉडी डटफील्ड्स यार्ड, बर्नर स्ट्रीट में मिली थी। एलिजाबेथ स्ट्राइड का सिर्फ गला काटा गया था, बॉडी को म्यूटिलेट नहीं किया गया था, जो अनयूजुअल था क्योंकि रिपर अपने विक्टिम्स के ऑर्गन्स निकालता था। एलिजाबेथ स्ट्राइड को कुछ लोग हाफ विक्टिम मानते हैं, क्योंकि जैक द रिपर को शायद किसी ने डिस्टर्ब कर दिया था और वह अपना काम पूरा नहीं कर सका। इसी वजह से उसी रात थोड़ी देर बाद कैथरीन एडोज का भी कत्ल हुआ और उसे बहुत बुरी तरह म्यूटिलेट किया था। कैथरीन एडोज की बॉडी माइटर स्क्वायर, लंदन में मिली थी। कैथरीन एडोज की लाश सबसे पहले कांस्टेबल एडवर्ड वॉटकिंस, सिटी ऑफ लंदन पुलिस ने खोजी थी। एलिजाबेथ स्ट्राइड की बॉडी लगभग 1 बजे मिली थी, जिसके बाद पुलिस कांस्टेबल ने शहर में गश्त लगाना शुरू कर दिया था। 1:30 AM कांस्टेबल जेम्स हार्वे ने माइटर स्ट्रीट की तरफ गश्त की, लेकिन उस समय स्क्वायर खाली था। 1:35 PC जॉर्ज मॉरिस, नाइट वॉचमैन, ने कोर्टयार्ड चेक किया पर कुछ नहीं मिला। 1:40 AM कांस्टेबल हार्वे फिर से इलाके से गुजरा, सब कुछ ठीक ठाक था। 1:45 AM कांस्टेबल एडवर्ड वॉटकिंस। जब कांस्टेबल एडवर्ड वॉटकिंस गश्त लगा रहे थे तो उन्हें माइटर स्क्वायर के एक कोने पर एक बॉडी दिखाई दी, जो कैथरीन एडोज की थी। एडोज की बॉडी बहुत बुरी हालत में मिली थी। किडनी, गायक हिस्सा और यूट्रस गायब था, जिसे कातिल अपने साथ ले गया था। November 9th, 1888. मैरी जेन केली जैक द रिपर की 5th और लास्ट विक्टिम थी। मैरी जेन केली की बॉडी मिलर्स कोर्ट, डॉर्सेट स्ट्रीट, स्पिटरफील्ड में मिली थी। 9 नवंबर 1888 की सुबह मकान मालिक ने बोयर को भेजा ताकि वह केली से रेंट कलेक्ट कर सके। जब उसने केली के कमरे की खिड़की से अंदर झांका तो उसने उसकी हॉरिफिकली म्यूटिलेटेड बॉडी देखी और तुरंत मकान मालिक तथा पुलिस को बुलाया। मैरी जेन केली की बॉडी इतनी बुरी हालत में मिली थी कि उसको डिस्क्राइब करना भी बहुत मुश्किल था। केली की बॉडी पार्ट्स पूरे कमरे में इधर उधर रखे हुए थे और उसका दिल गायब था। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से किडनी और यूटेरस का कुछ हिस्सा भी गायब था। जैक द रिपर के 5 ऑफिशियल विक्टिम्स के बाद एक और चीज सामने आई, जिसने इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। वो थे लेटर, जो किलर के नाम से पुलिस और अखबारों को भेजे गए थे। अननोन किलर ने पुलिस और अखबारों को कई खत भेजे और उनमें से 4 सबसे ज्यादा मशहूर बने। डियर बॉस लेटर, सॉसी जैक लेटर, ओपन शो लेटर, फ्रॉम हेल लेटर।
जैक द रिपर केस का सबसे पहला और सबसे मशहूर लेटर था डियर बॉस लेटर। ये खत 27 सितंबर 1888 को सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी लंदन में मिला था। इसमें किलर ने पुलिस का मजाक उड़ाया था और लिखा था कि मैं आगे फिर से मर्डर करने वाला हूँ। इसी खत में पहली बार उसने अपना नाम दिया, जैक द रिपर। डियर बॉस के बाद दूसरा मशहूर लेटर था सॉसी जैक लेटर। ये खत 1 अक्टूबर 1888 को सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी को ही मिला था, सिर्फ 2 दिन बाद जब एक ही रात में 2 हत्याएं हुई थीं, एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोज। इस खत में कातिल ने लिखा था कि डबल इवेंट अच्छा रहा, मतलब एक ही रात में उसने 2 मर्डर किए। तीसरा और सबसे डिस्टर्बिंग लेटर था फ्रॉम हेल लेटर। ये लेटर 16 अक्टूबर 1888 को जॉर्ज लस को भेजा गया था, जो व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी के हेड थे। इस लेटर के साथ एक छोटी सी वुडन बॉक्स में आधी ह्यूमन किडनी भी भेजी गई थी। रिपोर्ट के हिसाब से वो किडनी कैथरीन एडोज की थी, जिसकी एक किडनी मर्डर के वक्त गायब थी। इन लेटर्स ने उस वक्त लंदन में और भी ज्यादा डर और अफवाह फैला दी थी। लेटर्स के बाद लोगों ने कई थ्योरी बनानी शुरू कर दी थी। कुछ लोग कहते थे कि कातिल एक डॉक्टर है या बुचर है, और कुछ ने तो कहा कि वो एक पढ़ा लिखा जेंटलमैन है जो डबल लाइफ जी रहा है। जैक द रिपर केस में लगभग 100 से भी ज्यादा सस्पेक्ट थे, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे जिनके खिलाफ थोड़ा बहुत सबूत मिला। जैक द रिपर केस के टॉप 3 सस्पेक्ट थे एरन कोज़मिंस्की, मॉन्टेग्यू ड्रूइट और जॉर्ज चैपमैन। मॉन्टेग्यू जॉन ड्रूइट को इसीलिए सस्पेक्ट माना गया था क्योंकि रिपर ने आखिरी मर्डर 9 नवंबर 1888 को किया था, और इसके बाद ही ड्रूइट ने दिसंबर 1888 में सुसाइड कर ली थी। इस वजह से पुलिस को लगा कि शायद ड्रूइट ही जैक द रिपर है, लेकिन इसे 100% नहीं कहा जा सकता। जॉर्ज चैपमैन इसीलिए सस्पेक्ट बना क्योंकि इसकी पहले से ही वायलेंट क्रिमिनल हिस्ट्री थी। इसने अपनी 3 पत्नियों को जहर देकर मार दिया था। एरन कोज़मिंस्की को सबसे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट माना गया। वो एक पॉलिश बार्बर था जो 1881 में लंदन के व्हाइट चैपल में आकर रहने लगा था, उसी एरिया में जहां सारे मर्डर हुए थे। एरन कोज़मिंस्की को 1888 के बाद असाइलम भेजा गया था क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब थी। वह अक्सर हेलुसिनेशंस करता था और उसे लगता था कि कोई उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। उसका बिहेवियर औरतों के प्रति हिंसक हो गया था और वह अपनी फैमिली के लिए भी खतरनाक बन गया था। इसी वजह से उसे पहले माइल एंड वर्क हाउस और फिर एक मेंटल असाइलम में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस वालों को शक तब हुआ जब उसे असाइलम भेजा गया। उसके बाद व्हाइट चैपल मर्डर्स अचानक बंद हो गए। फिर साल 1919 में 53 साल की उम्र में कोज़मिंस्की की मेंटल असाइलम में ही डेथ हो गई। 2025 की शुरुआत में मिस्टर रसल एडवर्ड्स, जो नेमिंग जैक द रिपर बुक की ऑथर भी हैं, उन्होंने कैथरीन एडोज के पास मिले शॉल पर लगे ब्लड और सीमन के स्टेन का 100% डीएनए टेस्ट किया था। यह शॉल सच में कैथरीन की है या नहीं, ये चेक करने के लिए इस पर लगे खून के धब्बों का डीएनए टेस्ट किया गया और उस डीएनए को कैथरीन एडोज की वंशक गैरन मिलर से मिलाया गया। नतीजा हैरान कर देने वाला था, डीएनए बिल्कुल मैच हो गया। शॉल पर मिले निशान का डीएनए एरन कोज़मिंस्की की एक बहन के वंशज से मैच कराया गया और ये भी रिजल्ट मैच हो गया। इसी वजह से कोज़मिंस्की को सबसे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट माना गया। या सच में एरन कोज़मिंस्की ही जैक द रिपर था? हालांकि सबूत और डीएनए टेस्ट कोज़मिंस्की की तरफ ही इशारा करते हैं। अभी तक हम जान चुके हैं कि जैक द रिपर की सारी विक्टिम प्रोस्टिट्यूट थीं, सिवाय मेरी जेन कैली थे। तो कैथरीन एडोज के शॉल पर जो दाग मिला, क्या वो उसके किसी ग्राहक का नहीं हो सकता है? और हो सकता है वो ग्राहक एरन कोज़मिंस्की ही रहे हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब एरन कोज़मिंस्की की प्रोफाइल में उसे मेंटली इल बताया गया था और उसका औरतों के खिलाफ वायलेंट बिहेवियर भी था, तो फिर वो कैथरीन एडोज का कस्टमर क्यों बनेगा? मान लिया जाए कि एरन कोज़मिंस्की ही जैक द रिपर था, लेकिन रिकॉर्ड्स में कहीं भी मेंशन नहीं है कि उसने अपने किसी भी विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया हो। तो फिर वो दाग आखिर वहां आया कैसे? तो क्या अब हमें ये मान लेना चाहिए
कि जैक द रिपर का ये अनसॉल्व्ड केस अब सॉल्व हो चुका है, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं कुछ बाकी है और हम गलत ही हैं, या शायद हम कभी भी वो जैक द रिपर होगा से वही जैक द रिपर था तक का सफ़र कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? अपना डिटेक्टिव माइंड एक्टिवेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री और नए सस्पेंस के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्या पता जैक द रिपर